विद्यार्थी मित्रों, 11th इकोनॉमिक्स में हम प्रकरण 9 राष्ट्रीय आय की चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय की अलग अलग लेखकों के मत से परिभाषा और उसके विषय में समझा, और साथ ही हमने समझा राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह कैसा होता है। और आज के वीडियो में हमने टॉपिक लिया है राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु हमारे सामने है। इसको हम अच्छी तरह समझेंगे एक करके, और आसान भी है समझने में। तो सबसे पहले आता है कुल आंतरिक उत्पाद, जिसको कहते हैं जीडीपी, और जीडीपी को इंग्लिश में इसका विस्तृत नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पर विस्तृत नाम भी याद रखना है और संक्षिप्त रूप में, और उसका हिंदी होता है कुल आंतरिक उत्पाद। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी व्याख्या आपको करना है। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की अनेक संकल्पनाएं हैं, जिनमें कुल आंतरिक उत्पादन का ख्याल महत्वपूर्ण है, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसकी हम व्याख्या देंगे। तो क्या बताएंगे कि वर्ष दौरान, यानी निश्चित समय होता है, तो वर्ष दौरान देश की सीमा के अंदर, अपने जो देश का सरहद है, सीमा है, उसके अंदर देश एवं विदेश के नागरिकों को, अब यहाँ समझिए कि हमारे देश के अंदर हमारे देश के नागरिक भी रहते हैं और साथ ही विदेश के नागरिक भी हमारे देश में रहते हैं। तो हमारे देश के नागरिक तो रहते ही हैं, साथ ही विदेश के लोग भी हमारे यहाँ पर आर्थिक व्यवहार करने के लिए, आर्थिक प्रवृत्ति करने के लिए आए हुए हैं। तो देश के एवं विदेश के नागरिकों के द्वारा जो अंतिम स्वरूप की वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? कुल आंतरिक उत्पादन या सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। तो आप इसकी परिभाषा में खाली महत्वपूर्ण बात क्या बताएंगे कि देश की सीमा के अंदर, किसके द्वारा? अपने देश के लोगों के द्वारा, अथवा अपने देश में रहने वाले विदेश के लोगों या नागरिकों के द्वारा जो अंतिम स्वरूप की वस्तुएं और सेवाएं तैयार होती हैं, उसके बाजार मूल्य को कुल आंतरिक उत्पादन कहा जाता है, अथवा सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। तो इस तरह से कुल आंतरिक उत्पादन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की परिभाषा आपने देखा और आपको यहाँ से समझ में आ जाता है। तो आप देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण 3 बातें हैं। पहला कि जो उत्पादन है वह देश के अंदर होना चाहिए, यानी कुल आंतरिक उत्पादन में देश एवं विदेश के नागरिकों द्वारा अथवा प्रकृति द्वारा क्रूड ऑयल अपने देश की सीमा के अंदर हुई अंतिम स्वरूप की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन गणना में लिया जाता है। तो यानी प्रकृति ने जो हमको प्रदान किया है, क्रूड ऑयल प्रदान किया है, वो भी तो अपने देश के सीमा के अंदर होना चाहिए। तो इनके अंतिम स्वरूप की वस्तुओं का जो है गणना किया जाता है। और नागरिक कौन होते हैं? हमारे देश के और विदेश के, दोनों मिलकर के जो उत्पादन करते हैं, उसको ध्यान रखना है। दूसरा आपको मुद्दा ध्यान रखना है कि कुल आंतरिक उत्पादन का ख्याल देश की सीमा के साथ संलग्न है, यानी देश की सीमा इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसमें देश के नागरिकों द्वारा विदेश में किया गया उत्पादन अथवा देश के नागरिकों द्वारा विदेश में से प्राप्त आय की गणना को ध्यान में नहीं लिया जाता। यानी हमारे देश के नागरिक विदेशों में जाकर के वहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं और उत्पादन से कमा करके हमारे देश में लाते हैं, तो उस आवक को हमको ध्यान में नहीं लेना है। यानी हमारे देश में ही, भले वो विदेश का नागरिक भी व्यवसाय कर रहा है और हमारे देश के तो कर ही रहे हैं, तो उनको ही ध्यान देना है। हमारे देश के नागरिक विदेशों में जाके कमा रहे हैं, उसको हम यहाँ ध्यान में नहीं लेते हैं। और तीसरा मुद्दा है कि देश की आर्थिक तुलना करने के लिए, अर्थतंत्र की प्रगति जानने के लिए जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आंकड़ों का व्यवहार या व्यवहारिक रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। यानी इसका महत्वपूर्ण उपयोग यही बताना है आपको कि देश की आर्थिक तुलना करने के लिए अथवा अर्थतंत्र की प्रगति को दर्शाने के लिए जीडीपी को ध्यान में लिया जाता है। तो इस तरह से आपको ख्याल आ गया होगा कि राष्ट्रीय आय जो है उसके अंतर्गत कुल आंतरिक उत्पादन या कुल आंतरिक उत्पाद जीडीपी क्या है वो आपने समझा और उसकी महत्वपूर्ण बातों को देखा। अब इसी से आगे हम बढ़ते हैं। वो दूसरा पॉइंट है कि शुद्ध आंतरिक उत्पाद। अभी हमने देखा कुल आंतरिक उत्पाद, जिसको जीडीपी कहते हैं, तो शुद्ध आंतरिक उत्पाद को कहेंगे एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
तो शुद्ध आंतरिक उत्पाद। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के कारण या यंत्रों या साधनों का उपयोग होने के कारण जो यंत्र हैं, मकान हैं, औजार हैं, ऐसे पूंजी साधनों पर घिसाई लगती है। तो ये साधन जब उपयोग में लाएंगे तो कीमत घटेगी, कीमत में कमी आती है, यानी इसमें घिसाई होती है। तो ऐसे पूंजी साधनों में घिसाई होने की वजह से अथवा अमुक समय के बाद साधन ये जो उत्पादन के हैं तो वह उत्पादन हेतु अनुपयोगी हो जाते हैं, यानी जो साधन से हम आज उत्पादन कर रहे हैं वह साधन घिसाई लगने की वजह से अमुक समय के बाद बिन उपयोगी हो जाते हैं और उनको बदलने की जरूरत पड़ जाती है। तो उसके साथ साथ और भी समझना है कि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, अगर टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो गया तो टेक्नोलॉजी बदलने से साधन को बदलने की जरूरत पड़ती है। तो ये सब घिसाई के अर्थ में आता है। घिसाई का व्यापक अर्थ बताया गया है कि जो हमारे संपत्तियां साधन हैं उनका उपयोग करने से साधनों में घिसाई होती है, यानी कीमत में कमी होती है। अमुक समय के बाद साधन उत्पादन योग्य नहीं रह जाते हैं और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने की वजह से भी साधन को बदलने की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को हम घिसाई के रूप में मानेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम जीडीपी, कुल आंतरिक जो अपना प्रोडक्ट है, यानी कि कुल आंतरिक जो उत्पादन है उसमें से घिसाई अगर घटा दें तो हमको मिल जाएगा एनडीपी, हमको मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप परिभाषा दे सकते हैं कि शुद्ध आंतरिक उत्पादन अर्थात कुल आंतरिक उत्पादन में से घिसाई घटाने के बाद प्राप्त रकम जो होगी उसे क्या कहा जाएगा, शुद्ध आंतरिक उत्पाद कहा जाएगा, एनडीपी कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर के जीडीपी में से घिसाई खाली आपको माइनस करना है। तो सूत्र के आधार पर आप बहुत सरलता से बता सकते हैं कि जीडीपी माइनस घिसाई बराबर एनडीपी। तो इसकी व्याख्या हो गई। और घिसाई क्या है उसको हमने यहाँ पर 2-3 लाइन में समझाने का प्रयास किया। तो आप इसके आधार पर घिसाई समझ करके और उसके आधार पर घिसाई को माइनस करना है। तो घिसाई खर्च आपको उत्पादन के साधनों पर बताना ही होगा। तो इस तरह से शुद्ध आंतरिक उत्पादन दूसरा ख्याल होगा। अब तीसरे ख्याल की तरफ देखते हैं। तीसरा ख्याल है कुल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम कहेंगे जीएनपी, जिसको विस्तृत रूप में कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद ये क्या है, तो देखते हैं कि देश के नागरिक वर्ष दौरान जो उत्पादन करते हैं उसके मूल्य का योग कुल राष्ट्रीय उत्पाद है। हमारे देश के नागरिक जो उत्पादन वर्ष दरमियान करते हैं उसके मूल्य का योग राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना है आपको कि देश के नागरिकों द्वारा देश और विदेशी धरती पर, यानी वो भले इंडिया में नहीं है, हमारे देश के नागरिक इंडिया के बाहर हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, वहाँ पर गए हुए हैं, लेकिन वो विदेशी धरती पर हैं, लेकिन वहाँ भी अगर उन्होंने उत्पादन किया है या उनके द्वारा किया गया उत्पादन यहाँ पर ध्यान में लिया जाता है। तो यानी हमारे देश के नागरिक और हमारे ही देश के नागरिक जो विदेश में बसे हुए हैं उनके द्वारा किया गया कुल उत्पादन का योग करके जो रकम मिलती है वो कुल राष्ट्रीय आय है, जीएनपी है या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कही जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ष दौरान देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहेंगे, कुल राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि कुल आंतरिक आय क्या है और उत्पादन क्या है और कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में हम विदेश के नागरिकों को हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है उसको ध्यान में लेते हैं, लेकिन हमारे नागरिक जो विदेशों में उत्पादन करते हैं उसको ध्यान में नहीं लेते हैं। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने अपने नागरिक जो हमारे देश में उत्पादन कर रहे हैं और अपने ही नागरिक जो हमारे विदेश में उत्पादन कर रहे हैं उनको भी हमने ध्यान में लिया है। तो दोनों को ध्यान में लेंगे तो हमारा कुल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अब इसके ऊपर से कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातें फलित होती हैं, जैसे कि जीएनपी जो हमारा जीएनपी है इसके चालू वर्ष का उत्पादन मूल्य गिना जाता है, यानी चालू वर्ष का उत्पादन मूल्य गिना जाता है, यानी कि पहले के वर्ष का उत्पादन मूल्य नहीं गिना जाता है। चालू वर्ष का गिनना हो वर्तमान वर्ष का तो ही जीएनपी को ध्यान में लिया जाता है। तो जीएनपी में चालू वर्ष का उत्पादन मूल्य गिना जाता है, पहला मुख्य पॉइंट है। दूसरा कि जीएनपी बराबर तो जीएनपी में क्या क्या आएगा, जीडीपी, यानी जो हमने आंतरिक उत्पादन देखा, यानी कि कुल आंतरिक उत्पादन में विदेशों से प्राप्त आय जोड़ी जाती है, यानी जो हमारे लोग विदेशों में कमा रहे हैं
उत्पादन कर रहे हैं और वहां से कमा के जो हमारे देश में ला रहे हैं उसको हम यहाँ जोड़ देते हैं, और माइनस विदेशों को किया कुल भुगतान, हमारे देश में जो विदेश के लोग रह रहे हैं उनके द्वारा जो उत्पादन होता है उसके लिए हम उनको भुगतान करते हैं, तो उस भुगतान को माइनस कर देते हैं। तो हमारे देश के लोग जो अन्य देशों में कमा करके उत्पादन करके आवक प्राप्त करते हैं उसको हम जीडीपी में जोड़ देते हैं, और उसके बाद हमारे देश के अंदर जो अन्य देशों के लिए उत्पादन करते हैं और उनके लिए हम भुगतान करते हैं उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये प्लस माइनस करने से यानी जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों को किया गया कुल भुगतान बराबर हो गया जीएनपी। तो इस तरह से जीएनपी को सूत्र के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। और उसके बाद आप बता सकते हैं इसके अंदर कि सामान्य व्यवहार में जीएनपी के आंकड़ों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े इसके आते हैं और उसका उपयोग जो है अलग अलग स्थानों पर ज्यादा पैमाने पर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में फिर से वही घिसाई की बात यहाँ पर आएगी जो आपने आगे देखा। तो देखिए, वर्ष दौरान उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों जैसे यंत्र, मकान, औजार इत्यादि के मूल्य में कमी या घिसाई होती है, और इसे क्या कहते हैं? पूंजी घिसाई कहते हैं, कैपिटल डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम जब एनएनपी समझाएंगे या नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ हमको बताना पड़ेगा कि वर्ष के दौरान देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में से घिसाई की रकम घटाने के बाद जो शेष बचे वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। सूत्र क्या बताएंगे? एनएनपी बराबर जीएनपी, जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से क्या कर दिया हमने? घिसाई खर्च माइनस कर दिया, तो जो मिला उसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी उसे कहेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये दोनों को चर्चा किया। अब अंतिम पॉइंट अपना आता है, यह है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय में आपको बताने के लिए कि राष्ट्रीय आय जो हम निकालते हैं तो राष्ट्रीय आय द्वारा हम देश के आर्थिक वृद्धि का मापदंड निश्चित करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय जो है वो आर्थिक वृद्धि का मापदंड है देश के। लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो है वह देश के आर्थिक विकास का मापदंड है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय के द्वारा देश का आर्थिक विकास कैसा है उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। अब प्रति व्यक्ति आय को सूत्र द्वारा समझे तो बहुत आसान हो जाता है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय और उसमें भाग देंगे कुल जनसंख्या का। तो कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या के भाग देने पर जो रकम प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। इसकी आप व्याख्या बना सकते हैं कि सामान्य रूप से किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को उस वर्ष की देश की कुल जनसंख्या से भाग दें तो हमें उस वर्ष की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, और प्रति व्यक्ति औसत आय ही प्रति व्यक्ति आय है। तो प्रति व्यक्ति आय को सूत्र द्वारा हमने देखा कि कुल राष्ट्रीय आय और उसमें भाग हमने दिया कुल जनसंख्या का। आप उदाहरण से भी समझा सकते हैं कि जैसे मान लो किसी देश के अंदर वहाँ की किसी निश्चित वर्ष में जो है वहाँ की राष्ट्रीय आय मान लो यहाँ पर 60 करोड़ रुपए है, तो 60 करोड़ रुपए है, जनसंख्या वहाँ की 2 करोड़ है। तो अगर उसको हम भाग देंगे 60 करोड़ में 2 करोड़ का भाग देंगे तो 30,000 रुपये प्रति व्यक्ति आवक प्राप्त होगी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी कही जाएगी? प्रति व्यक्ति आय 30,000 कही जाएगी। तो इस तरह से जो है प्रति व्यक्ति आय निकालने का ये सूत्र है और यही इसकी परिभाषा बनता है इसी पर से। अब राष्ट्रीय आय के बारे में जानते हैं जना, प्रति व्यक्ति आय के बारे में। तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर की तुलना में जो राष्ट्रीय आय हमारा बढ़ता है, अगर उसकी वृद्धि की तुलना में जनसंख्या वृद्धि का दर अधिक हो, जनसंख्या वृद्धि का दर अधिक हो तो क्या परिणाम मिलेगा? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, क्योंकि जो हम भाग दे रहे हैं अगर ये संख्या बड़ी होगी तो हमारा उत्तर ऊपर से क्या हो जाएगा? कम होगा, यहाँ पर कम रकम आएगी। तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि की तुलना में जनसंख्या वृद्धि का दर अधिक होगा तो प्रति व्यक्ति आय हमेशा कम होगी। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि प्रति व्यक्ति आय ये औसत माप है। औसत माप देख रहे हैं, कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग दिया गया तो औसत आएगा इससे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये औसत माप भी है, ये ऐसा कहा जा सकता है। तीसरा पॉइंट बताएंगे कि देश के आय का
या देश के अंदर जो आय का बंटवारा होता है, आय का वितरण होता है, उसके बदलने के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर देश के आय में जो वितरण हुआ है, हमको तो उसको नहीं लेना है, बल्कि हमको कुल आय देखना है। तो कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देंगे तो इससे देश के आय में जो वितरण में परिवर्तन हुआ है उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। प्रति व्यक्ति आय हमारी होगी वही आएगी, जो आनी होगी उत्तर में उसी तरह से आएगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या बता सकते हैं इसके अंदर कि देश के आय का वितरण बदलने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौथा पॉइंट आप बता सकते हैं इसके अंदर कि यदि देश की आय या देश में आय की असमानता बढ़े तो प्रति व्यक्ति आय विकास का सही मापदंड नहीं देता है। क्या सही मापदंड नहीं है, सब कह सकते हैं, क्योंकि आय की असमानता में क्या होगा कि अमुक वर्गों को ज्यादा आवक मिलेगी, अमुक वर्ग को कम आवक मिलेगी। तो जिनको ज्यादा आवक मिलेगी उनकी अपेक्षा कम आवक वालों का प्रति व्यक्ति आय कम होगा। लेकिन हम औसत निकालते हैं तो औसत आय में क्या होगा कि हमको सबको समान आवक मिलेगी ऐसा लगेगा, तो वो सही मापदंड नहीं हुआ। तो यानी कि अगर आय की समानता बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय ये सही मापदंड नहीं होगा। पांचवा पॉइंट है कि देश की प्रगति का सही मापदंड राष्ट्रीय आय नहीं है, बल्कि ये प्रति व्यक्ति आय है। अगर हम राष्ट्रीय आय से उसको बताएं कि भाई देश का ये मापदंड सही है या इसका मापदंड है, तो उसकी अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय जो है वो देश की प्रगति का सही मापदंड माना जाता है, इससे सही ख्याल आता है। उसके बाद यूनो जो है ये भी देशों की प्रगति की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़े मिलते हैं, संख्याएं मिलती हैं, उनका उपयोग करता है। तो इस तरह यूनो के द्वारा भी देश की प्रगति का तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय की तुलना की जाती है। उसके बाद है दो देशों की तुलना करना हो तो दो देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय से दोनों देश की तुलना की जा सकती है कि कौन सा देश अधिक जो है आर्थिक स्थिति मजबूत है, किसकी नहीं है, उसको जान सकते हैं। और एक अंतिम पॉइंट इसमें बता सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय से देश के नागरिकों का जीवन स्तर का अंदाज लगाया जाता है, अनुमान किया जा सकता है कि देश के लोगों का जीवन स्तर कैसा है। तो उसके बारे में जानना हो तो प्रति व्यक्ति आय पर से हम जान सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आय की संकल्पना जो है, राष्ट्रीय आय की जो संकल्पनाएं हैं, उसमें हमने 5 बातों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने देखा शुद्ध आंतरिक उत्पाद, उसके बाद जो है कुल आंतरिक उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय। तो ये 5 संकल्पनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन 5 संकल्पनाओं को आप समझ जाते हैं तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। और अब आगे हम अगले लेक्चर में राष्ट्रीय आय की माप यानी कौन कौन सी पद्धतियों से राष्ट्रीय आय मापी जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक यहाँ पूरा करते हैं। नमस्कार।